Good morning, class 8. This is the last clip of history, chapter 5, rural life and society. In previous two clips, you had read about economic impact of British rule, which is the first point or topics of this chapter. Under this, you have known Zardari system, permanent settlement, Rayatwari system and Mahalwari system. And in second clip and in second topics of this chapter, under the growth of commercial crops, you know about commercialization of agriculture and impact of it. And the topic of today of this chapter is impoverishment of peasantry, मतलब किसानों की बदहाली। तो चलिए समझने का इसे प्रयास करते हैं। ये ब्रिटिश का रेवेन्यू डिमांड करने का जो कलेक्शन था, करने का जो तरीका था, इससे किसान का स्थिति बदतर हो गया, क्योंकि ब्रिटिश अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन किसानों से, अभागे किसानों से रेवेन्यू वसूल कर रहे थे। उन्हें एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं था, उन्हें एग्रीकल्चर इरिगेशन के फैसिलिटी से मतलब नहीं था, उन्हें पूरी तरह से मतलब था तो सिर्फ लगान से। और ये बेचारे किसान यदि पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट होते थे, रेन पे। यदि बारिश नहीं हुई उस अवस्था में भी इनको रेंट चुकाना होता था। इसी वजह से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के वजह से इंडिया में 2 बार फेमाइन भी आया और बहुत सारे किसान अपने जानवरों के साथ मारे भी गए। जैसे मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में 1876 to 8 में फेमाइन आया, एंड उसी तरह से 1943 में बंगाल में फेमाइन आया, जिसके वजह से लाखों की संख्या में बिना भोजन के तड़प करके जानवरों की और किसानों की मृत्यु हुई। तो इसी व्यवस्था से परेशान होकर के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस रेवेन्यू सिस्टम से परेशान होकर के, ये किसान अपना डिस्पोजिशन यानी डिस्पोज्ड हो गए, मतलब निराश हो गए, और इन्होंने प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से कुछ क्षेत्रों में किसान का रिवोल्ट भी हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि चुआर रिवेलियन हुआ, 1796 से 1816 तक चला, और ये हुआ था बंगाल और बिहार में। चुआर रिवेलियन का लोकेशन क्या है? बंगाल एंड बिहार। इसी तरह से एक और रिबेल हुआ, मोपला रिवेलियन के नाम से जाना जाता है, जो 1836 to 54 के बीच में चला, और ये केरला वाले क्षेत्र में यानी नॉर्थ केरला में ये रिबेल चला। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसान अपना जो असंतुष्टि है इस ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ, उन्होंने रिबेल के थ्रू दिखाया। और ये रिबेल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये रिबेल था इंडिगो प्लांटर्स, जमींदार और मनी लैंडर्स के बीच में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये रिबेल किसके किसके बीच में था? इंडिगो प्लांटर्स, जमींदार और मनी लैंडर्स के बीच में। अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला आपका टॉपिक यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंडिगो कल्टीवेटर्स अपराइजिंग। इंडिगो कल्टीवेटर मतलब इंडिगो की खेती करने वाले किसान। तो यहाँ इंडिगो की खेती करने वाले किसान की स्थिति पे ज़रा ध्यान देते हैं। इस इंडिगो कल्टीवेशन के वजह से बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, इन क्षेत्रों में इंडिगो की खेती करवाते थे। और इसके बारे में जान लीजिए, जिस ज़मीन पे एक बार खेती कर ली जाती थी इंडिगो की, उस ज़मीन पे अगले 1 साल तक किसी और फसल को लगाना असंभव था। और अगर कंटिन्यू उसी ज़मीन पे खेती की जाए 4 से 5 साल इंडिगो की, तो उस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह से बहुत से किसानों की स्थिति बदतर हो गई इस खेती के वजह से। तो 1859 में फर्स्ट टाइम, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1859 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हजारों की संख्या में किसानों ने इस इंडिगो कल्टीवेशन के विरुद्ध फिजिकली विरोध करना शुरू किया। इंडिगो प्लांटर्स और उनके आर्मीज के बीच में ये किसान लोग अपना लाठी, स्टाफ्स, स्वर्ड्स, बोज और एरोज लेकर के और मैचेस होलॉक्स लेकर के अपना डिफेंड करना शुरू किया। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पटना का, जहाँ पे 2000 किसान मिलकर एक आर्मी बनाया और एक मजिस्ट्रेट के पूरे झुंड को क्या किया, घायल किया। तो ये छोटी छोटी घटना थी
इसके साथ इन घटनाओं में सपोर्ट करने वाले ये लोग कैरेक्टर हैं: हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बसु, दीनबंधु मित्रा, शिशिर कुमार घोष। दीनबंधु ने तो एक बुक भी लिखा, प्ले नाटक लिखा नील दर्पण, उसमें इसमें इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर हो रहे अत्याचार को एक्सप्लेन किया। परिणाम स्वरूप 1862 में कुछ लॉ पास करना पड़ा ब्रिटिश को, जिसके वजह से ये प्लांटर्स लोग जो थे बंगाल के, वो यूपी और बिहार वाले में गए। और बिहार में भी क्या हुआ कि जब चंपारण और दरभंगा वाले क्षेत्रों में विरोध हुआ, एंड जब मोहनदास करमचंद गांधी आए चंपारण, तो यहाँ से इंडिगो कल्टीवेटर्स की समाप्ति होती है। अब उसके बाद है अगला पीजेंट अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल। तो अब यहाँ बंगाल और बिहार का मैटर छोड़िए, आप एक चीज़ कॉमन समझ लीजिए कि पूरे इंडिया के अंदर इस ब्रिटिश के पॉलिसी की वजह से किसान अलग अलग तरीके से परेशान थे और उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन भी अपना ढूंढा। जैसे यहाँ आपको पीजेंट अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल जो दिख रहा है, यहाँ की क्या कहानी थी कि ईस्ट बंगाल के अंदर 1870 के लगभग में जितने भी जमींदार थे वो बहुत गलत तरीके का सहारा लेते थे। प्रॉपर्टी को सील कर देना, क्रॉप्स को छीन लेना, लार्ज स्केल पे ज़बरदस्ती बिना किराए के किसानों से खेती करवाना, ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। तो 1782 के लगभग में यहाँ के किसानों ने क्या किया, रेबल किया और ज़मींदारों के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे ज़मींदारों को मार भी दिया। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड कुछ लॉ बनाया और इसे बंद किया। इसी तरह से पंजाब का भी एक एग्जाम्पल है कि पंजाब में भी एजिटेशन आंदोलन किया किसानों ने, वहाँ भी सेम सिस्टम था। तो पंजाब में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया कि पंजाब के बहुत से लोग ब्रिटिश के आर्मी में कंबाइन थे, तो ये नहीं चाहते थे कि पंजाब हमसे खफा हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, लैंड एलिएशन एक्ट 1900 में। इसके तहत क्या किया गया, जो ज़मीन थी किसानों को उसको ट्रांसफ़र की गई। और एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश जब यहाँ पे अपना रूल स्थापित किए तो बैटल ऑफ प्लासी, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तभी से ये लोग यहाँ से धन ले जाना शुरू कर दिए और यहाँ से काफ़ी मात्रा में धन ले जा करके अपने कंट्री को क्या किए, डेवलप्ड किए, जिसके वजह से इंडिया का स्थिति बिगड़ी। यहाँ के लोगों के दिमाग में ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन, रिसेंटमेंट होना, यानी असंतुष्टि जन्म लेना शुरू कर दिया और वो इससे घृणा करने लगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में रिवोल्ट भी हुआ। जैसे 1857 का रिवोल्ट देखोगे, फिर फ्रीडम स्ट्रगल भी देखोगे। और इन ब्रिटिश पॉलिसी के वजह से ही बहुत से लोगों का जो लाइफ था वो हार्डशिप को मतलब एक तरह से कह सकते हो आर्थिक मंदी को झेलना शुरू कर दिया। अब ये चैप्टर जो है यहीं पे इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। अब आप इस चैप्टर का जो टॉपिक है, उस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उस पर एक बार आप नज़र डाल लें। जैसे ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये होमवर्क भी आपका होगा। आप पॉज करके इन वीडियोस को आप ये कॉपी में वो बना सकते हैं, पॉज करके वीडियोस को। ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। एंड आप एक बात ध्यान रखें, हम आपका फेयर कॉपी बनाने के लिए सॉल्यूशन चैप्टर 1 से सेंड करते जा रहे हैं। आप इन सबको बनाएं, ढूंढ के भी रखें अगर आपके पास बुक है तो, ताकि जब बुक भेजा जाए तो आसानी से बनाने में सुविधा हो। दैट्स ओवर।